के लेखक हैं ज्ञान तिवारी। अमृता दोपहर के समय अपने घर की छत पर टहल रही थी कि तभी उसकी नज़र गेट के पास खड़े एक डाकिये पर गई, जो अपनी साइकिल का स्टैंड लगाकर अपने बैग से चिट्ठी निकाल रहा था। उसने डोरबेल बजाई और अमृता नीचे की ओर चल दी। जब तक अमृता नीचे आई तब तक उसने देखा कि मुकुल ने दरवाज़ा खोलकर चिट्ठी ले ली थी। उसने दरवाज़ा बंद किया और चिट्ठी खोलने लगा। किसी को चाहिए होता तो मेल कर देता। आज के जमाने में चिट्ठी से कौन कम्युनिकेट करता है मुकुल। मुकुल ने चिट्ठी खोली और पढ़ते हुए बोलने लगा, गांव से मनोहर चाचा ने लिखी है। गांव से? तुम्हारा कोई गांव भी है क्या? अमृता हंसते हुए मुकुल से पूछने लगी, गांव क्या मतलब? हम बहुत छोटे थे जब किसी जहांगीराबाद की जगह की बात हुआ करती थी पिताजी से अक्सर। पिताजी वहीं से आए थे। हमें तब पता लगा जब एक दिन गांव से मनोहर चाचा शहर आए पिताजी से मिलने एक जमीन के सिलसिले में। बस तब पता लगा था। तो पढ़ो, क्या लिखा है मनोहर चाचा जी ने? चिट्ठी में लिखा था कि उनके बेटे शंकर की शादी है और निमंत्रण सब परिवार का था। अमृता तुरंत बोल पड़ी कि उसे गांव देखना है। 2 दिन बाद वे लोग अपनी गाड़ी से जहांगीराबाद के लिए निकल पड़े। उन्हें गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। गांव की खुरदुरी सड़क पर गाड़ी हिचकोते खाते हुए चल रही थी। गूगल मैप से रास्ते में मदद तो हो रही थी, पर उससे ऐसा लग रहा था जैसे वो भटक गया हो कि तभी उसके कानों में किसी के गाना गुनगुनाने की आवाज सुनाई पड़ी। मुकुल ने गाड़ी रोककर साइड मिरर से देखा तो 2 आदमी साइकिल पर सवार कोई धुन गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। मुकुल ने उन्हें हाथ से रुकने का इशारा किया। क्या बात भैया जी, ये मनोहर चाचा का घर कहाँ है? आपको मालूम है कुछ? वही जिनके घर में शादी है ना? मुकुल हाँ में सर हिलाता है और इसके बाद उनमें से एक आदमी उसे बताता है कि वे लोग उन्हीं के घर से हैं। मुकुल और अमृता गाड़ी से उनके पीछे पीछे चल दिए। अमृता रास्ता एंजॉय करते हुए विंडो से बाहर देख रही थी। ठंडी हवा उसके बालों को सहला रही थी। वह साइड मिरर में अपने बाल सही कर रही होती है कि तभी उसे एक आदमी बहुत तेजी से दौड़ते हुए आता दिखाई दिया। उसकी दौड़ने की गति इतनी तेज थी कि कुछ ही पल में वो बिजली की रफ्तार से गाड़ी से आगे भाग गया। अमृता हैरानी से उसे देखती रह गई। रात घिर आई थी। मुकुल और अमृता आखिरकार मनोहर चाचा के घर पहुंचे। अपने दूर के रिश्तेदारों का ऐसा स्वागत देखकर अमृता का थकान से भरा चेहरा खिल उठा। गले में सोने की चैन और हाथों में खूबसूरत साड़ी देख के अमृता बहुत खुश हो गई थी। मनोहर चाचा उन्हें उनके कमरे में ले गए। मुकुल और अमृता अपने कमरे में फ्रेश होने के बाद आराम से बैठ के बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अमृता को याद आता है कि कैसे एक आदमी बिजली की गति से उनकी गाड़ी से आगे निकल गया होता है। जैसे ही उसे ये बात याद आती है वह तुरंत मुकुल को बताती है। इससे पहले मुकुल अमृता की पूरी बात समझ पाता, उन्हें कई आवाजें उठने का शोर सुनाई देने लगा। मनोहर चाचा और उनकी पत्नी समेत उसके चचेरे भाइयों की आवाज एक साथ उठ रही थी। वो दोनों तुरंत अपना कमरा छोड़कर बाहर की ओर भागे। मनोहर चाचा का घर एक बड़ी जमीन पर था। सामने एक घना वृक्ष था। उसी वृक्ष की एक घनी डाली से एक बछड़ा कसा हुआ था, जैसे उसे किसी ने कसकर जकड़ रखा हो। वृक्ष के आसपास से अजीब सी चीख उठ रही थी, जो आसपास खड़े लोगों के कानों को चीर रही थी। लोग डंडे से उस डाल पर वार करके चिल्लाते हुए किसी को भाग जाने को कह रहे थे। बड़ी मुश्किल से बछड़े को छुड़ाकर जमीन पर रखा गया। अगली सुबह अमृता मनोहर चाचा की पत्नी के साथ चौके में खाना बनाने में उनका हाथ बटा रही थी कि तभी अमृता उनसे पूछ बैठी, चाची जी, वो जो कल रात हुआ वो क्या था? वह आटा मारते हुए बोली, बड़ी पुरानी बात है बेटी, पर किसी को बताना मत कि हमने तुमको ये बात बताई है। चाची ने अमृता को बताया कि आज से कई साल पहले इस गली छोड़ के एक घर में एक पति पत्नी रहा करते थे, पर वो लोग सात्विक नहीं थे। उनके घर से आए दिन मांस के पकने की बदबू आती रहती थी। एक दिन पड़ोस से कोई उनके घर के पास से निकला तो उसे बड़ी ही गंदी बदबू आई और धीरे धीरे ये बात सबको पता लग गई। जब लोग अंदर पहुंचे तो उन्हें एक कुएं में गाय, बछड़ा, बकरा, खरगोश और छोटे छोटे जानवर मिले। उसके बाद लोग जानवर हत्या बर्दाश्त ना कर सके और गुस्से में आकर लोगों ने उन्हें मार डाला। उसके बाद से वो घर अंधेरे और सन्नाटे में डूब गया। कहते हैं कि आज भी उनकी आत्मा ऐसा करती है, कोई वहां से गुजरता भी नहीं। अरे राम राम राम, ऐसी असुरी प्रवृत्ति के थे वो लोग। कहानी सुनकर अमृता का सर नाचने लगा और वो चौका छोड़कर अंदर कमरे में चली गई। अमृता दिन भर चाची की सुनाई कहानी के बारे में सोचती रही। सूरज बादलों के पीछे छुप गया और रात का पहर आ गया। अमृता ने देखा कि मुकुल गहरी नींद में सोया हुआ है।
उसकी सोच, उसका दिमाग अभी भी उस कहानी में अटका था। उसने धीरे से मुकुल का हाथ अपने ऊपर से हटाया और रात के घने अंधेरे में वह दबे पांव घर से निकल गई। कड़क सर्दी और कोहरा इतना था कि थोड़ा आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। किसी तरह अमृता दूसरी गली तक उस घर के पास पहुंची। घर पूरी तरह से उजड़ा हुआ था। घर के ऊपर बना हुआ छप्पर लगभग 2 टुकड़ों में था। कुछ कौवे ऊपर टिटहरी पर शोर कर रहे थे। अमृता की नजर पूरे घर पर गई। घर की बाउंड्री वाली जो दीवार थी वो 2 हिस्सों में थी, जिसके बीच में एक छोटा सा लकड़ी का गेट था। वह गेट खोलकर घर के अंदर आ गई। पूरा घर कोहरे की चादर से ढका हुआ था। अंदर आते ही सबसे पहले अमृता की नजर चौखट के अंत में बने कुएं की तरफ गई। उसने दूसरी तरफ देखा तो सामने एक खंभा था जहां से घर 2 हिस्सों में दिखाई पड़ रहा था। एक दरवाजे से घर का अंदरूनी हिस्सा पूरा दिखाई पड़ रहा था तो दूसरे दरवाजे से खाली बाहर का एक छोटा सा हिस्सा। अमृता पहले हिस्से से घर के अंदर गई। अंदर का हिस्सा कबाड़ खाने से कम नहीं लग रहा था। अंदर आते ही उसकी नजर 2 फोटो फ्रेम पर पड़ी। एक में एक आदमी था जिसके सर पर सफेद पगड़ी थी, चेहरा चकोर था, और दूसरे में एक औरत की तस्वीर थी। रंग सांवला था और काली गहरी आंखें थी। तस्वीरों से नजर हटाते ही वो आगे बढ़ी ही थी कि तभी फ्रेम में लगे दोनों चेहरों की आंखें अमृता की तरफ घूम गई और उसे आगे जाता हुआ देखने लगी। अमृता को इसकी भनक नहीं थी। वो पूरा घर टटोलने लगी। पास में रखी एक टेबल पर उसे एक पुरानी सी बिछिया दिखाई दी। ना जाने क्यों पर अमृता का दिल उस बिछिया पर आ गया और उसने उसे तुरंत अपने दाएं पैर की छोटी उंगली में पहन लिया। घूमते घूमते वो घर के दूसरे हिस्से से बाहर आ गई। कुएं को पास किए तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई चप्पल पटक कर आगे बढ़ रहा हो। वह ठक ठक की आवाज धीरे धीरे तेज होती चली जा रही थी। कभी एक पैर तो कभी दोनों पैर की एक साथ आवाज आती। उसने पीछे पलट कर देखा तो कोई नहीं था और फिर जैसे ही वो आगे पलटी और कुएं में थोड़ा अंदर तक झांकने लगी तो एक धक्के से वो कुएं के अंदर गिर गई। उसकी चीख कुएं के अंधेरे कोने में डूब गई। पंखों के फड़फड़ाने की आवाज। अमृता के हाथ में एक बड़ा चाकू है और सिल्ली पर मरा हुआ खरगोश पड़ा हुआ है। अमृता उस पर वार करने जा ही रही होती है कि तभी मनोहर चाचा की बेटी उसे ऐसा करते देख लेती है और वो चिल्लाते हुए अंदर की ओर भागती है। उसका चिल्लाना सुन सब इकट्ठे हो जाते हैं और रसोई की तरफ भागे चले आते हैं। मनोहर चाचा, उनकी पत्नी, उनका बेटा और मुकुल सब स्तब्ध होकर अमृता को देख रहे थे। उसके हाथ में थमा हुआ धारदार चाकू और सिल्ली पर मरा हुआ खरगोश। बस चाची भाप गई कि अमृता बेशुद्ध हालत में थी। उसे होश तो था पर वो अपने होश में नहीं थी। उनकी आंखों में डर बसने लगा था। मुकुल ने अमृता से चाकू छुड़ाया और उसे अंदर कमरे में ले गया। वह किसी तरह अमृता को अंदर लाया और बिस्तर पर बिठाया। मुकुल अमृता को आवाज देकर बुलाने लगा पर अमृता को शायद ही कुछ सुनाई पड़ रहा था। मनोहर चाचा अमृता के इस कृत्य से दुखी थे पर उनकी पत्नी, उन्हें सब पता था। यह ब्राह्मणों का घर है, इसमें यह लड़की एक जानवर पकाने चली थी। उनकी बातों में गुस्सा था। उनकी बातें सुनकर उनकी पत्नी से रहा ना गया और वो सारी बात अपने पति को बता बैठी कि कैसे उस एक रात के किस्से ने अमृता के मन में सवालों की आंधी ला दी थी और कैसे चाची को उस घर के जिक्र की बात अमृता के सामने रखनी पड़ी। तो क्या अमृता उस घर में गई थी? वो आग बबूला हो उनसे पूछने लगे, जिस पर उनका जवाब था कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। मनोहर चाचा सोच में पड़ गए। एक तरफ उनके घर में उनके बेटे की शादी थी और दूसरी तरफ ये सिलसिला। उस दिन उस घर में शाम के होने का बहुत बेसब्री से इंतजार किया गया और जैसे ही शाम हुई मनोहर चाचा ने मुकुल से उसके कमरे में बात करी कि वो अमृता को लेकर वापस चला जाए। रामापुर के गांव में 2 हरामी दोस्त रहते थे जिनका नाम गुरु और चेला था। वह लोग एक दिन ऐसे ही घूमने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिलते हैं। वह उनके पास जाकर खड़ा हो जाता, बोलता है, और बुढ़ऊ का हाल चाल है? यहाँ गन्ने के खेत में अकेले अकेले क्या कर रहे हो? तुम दोनों को बोलने की तमीज नहीं है क्या? तुम लोग एकदम जाहिल हो। अरे चलो रहने दो बाबा, हमारी कितनी तारीफ करोगे?
अब चलो यहाँ से फुट लो पहले फुर्सत में। अरे वो कल मुँहे तू तो चुप ही रहे, नहीं तो एक झापड़ ऐसा रखूंगा कि छले से मुँह देगा, समझे। तभी गुरु बोलता है, अरे बाबा आप जाओ ना, इस कल मुँहे से क्यों मुँह लगते हो, ये तो मेरा चेला है बेचारा, ये तो ऐसे ही बोल देता है। तभी बूढ़ा आदमी कुछ बोलते बोलते वहाँ चला जाता है। वह कहता है, अरे कल मुँहे तू मिलेगा एक दिन मेरे। चले क्या कहता है, जंगल घूमने चलेंगे, वहाँ पे खूब मस्ती करेंगे, क्या बोलता है। चेला बोलता है, हाँ गुरु क्यों नहीं, चलेंगे जरूर, इसकी बहन की मजे मजे आएंगे। तभी वह दोनों जंगल के लिए चल पड़ते हैं। वह लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। वह जाते हैं एक जगह पे रुक के सोचने। क्या बोलते चेले, बचाओ बचाओ खेला जाए। चेला बोलता है, हाँ गुरुजी चलो चिल्लाते हैं कि हमें बचाओ हमें बचाओ। आखिर दोनों ऐसे ही करते हैं, दोनों बचाओ बचाओ चिल्लाने लगते हैं। आखिर जो किसान खेत में काम कर रहे होते हैं वो आया सुनकर दौड़ के जाने लगते हैं। आखिर किसान लोग दौड़ते दौड़ते उस जंगल के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, अरे क्या हुआ गुरु और चेला, तुम दोनों कुछ हुआ है क्या, इतनी जो तेजी तेजी चिल्ला रहे थे। किसान देखता है ना उनके पास ना कोई जानवर आया था, ना कुछ, लेकिन वह लोग इसी बात पे हंसने लगे और बोलते हैं, क्या उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा। हमारे गांव के लोग भी ना कोई जरा से चिल्ला खा दिया, ये दौड़ के पहुंच गए, बोलो इतना बुड़बक कौन होगा। तभी हमारे गांव के किसान वहां से चल देते हैं बिना कुछ बोले। दोनों जोर जोर से खूब हंसते हैं उनके ऊपर कि कैसे उल्लू बन गए। आखिरकार वह दोनों गांव के लिए चल पड़ते हैं। धीरे धीरे वह लोग गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। कहीं सरपंच